नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य पाठ 6 उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा। मतलब इतना जल्दी बचपन में उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो जब तक वे जीवित रहे माँ के लंबे वियोग में ही रहे। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। तो उनके जीवन में माँ और पत्नी का जो अभाव रहा उसने उन्हें कमज़ोर नहीं किया बल्कि और उनके व्यक्तित्व को निखारा और उनके कवित्व को धारदार बनाया। कई व्यक्ति होते हैं जो जीवन में कष्टों से घबराकर खत्म हो जाते हैं या दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अभाव ही उनके जीवन में उनको ऊंचा उठा देता है। तो शमशेर बहादुर सिंह भी ऐसे ही व्यक्तित्वों में से एक हैं। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात मतलब जिनकी कविताओं में दृश्य बिंब दिखाई देते हैं, दृश्य बिंबों का प्रयोग हुआ है। उनकी कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता, प्रगतिशील कवियों की जो प्रखर विचारशीलता है वह, और प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का, प्रयोग धर्मी कवियों ने अपनी विषय वस्तु को व्यक्त करने में नए नए उपमानों का प्रयोग किया है जिससे वे पाठक तक बहुत अच्छे से अपने भाव पहुंचा सके। तो ऐसी प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा और प्रगतिशील कवि की वैचारिकता का अनूठा यानी अनोखा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। कवि ने अपनी कविताओं में जो सुंदरता के या प्राकृतिक सौंदर्य के जो अनूठे चित्र प्रस्तुत किए हैं वे हमारे हृदय को, पाठकों के हृदय को बहुत ही भाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है, उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। मतलब जो दृश्य बिंब कवि ने प्रयुक्त किए हैं या जिन बिंबों को उन्होंने उठाया है या प्रयोग में लिए हैं वे हमें गांव की मन को मोहने वाली भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। मतलब साकार हमें गांव की भोर का दृश्य दिखाते हैं और हमें गवाह बनाते हैं कि हमने उस परिवेश को साकार रूप में देखा है। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन संयोग इस कविता में मिलता है। मणि कांचन संयोग मने कांचन मने सोना और मणि मने मणि या रत्न। तो जिस प्रकार सोने में रत्नों को झड़ करके आभूषण बनाए जाते हैं वैसे ही उनकी कंचन जैसी कविता, कंचन रूपी कविता में भाषा, बिंब और लय के मणि झड़े हुए हैं और इससे उनकी कविता बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत बन पड़ी है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है कि प्रातःकालीन सूर्योदय को वे चुपचाप नहीं देख रहे हैं बल्कि उन दृश्यों के जीवंत परिवेश को चिर परिचित बिंबों में व्यक्त करके, जो बिंब या जो भी दृश्य उन्होंने अपने जीवन में ग्रामीण परिवेश में देखे हैं उन्हीं में उन्हें उस सूर्योदय के दृश्य का आभास होता है और उसके द्वारा उन्होंने अभिव्यक्त करके जैसे स्वयं सृष्टा है उसके रूप का वो एहसास कराते हैं। राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। ठीक है, तो अब हम कविता पढ़ते हैं। उषा प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका,
अभी गीला पड़ा है। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। प्रातः नभ था, प्रातः मने सुबह, नभ मने आकाश, बहुत नीला शंख जैसे, नीले शंख के जैसा, भोर का नभ, सुबह का आकाश। भोर कौन सा समय होता है? सूर्योदय से पहले का समय, उसी को हम उषा काल भी कहते हैं। राख से लीपा हुआ चौका, चौका मने रसोई घर, चौका कहते हैं गाँवों में, रसोई घर के लिए गाँवों में ये चौका शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो चौका मने रसोई घर या रसोई घर का फर्श, राख से लीपा हुआ। गाँवों में जो है रसोई घर के फर्श को, क्योंकि खाना वाना बनता है तो मिट्टी का ही फर्श होता है, मिट्टी से लिपा हुआ, गोबर से, मिट्टी, काली मिट्टी से या राख से, तो वो गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो प्रतिदिन उसे लीपा जाता है। तो यहाँ कवि ने राख से लिपा हुआ चौका कहा है। तो इसका भावार्थ देखते हैं हम। तो कवि महोदय उषा काल का चित्रण करते हुए, उषा काल मने सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कह रहे हैं, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल में आकाश कैसा दिखाई दिया कवि को? कैसा दिखाई दे रहा है आकाश? बहुत नीले शंख जैसा। भोर का नभ, उषा काल का नभ, सूर्योदय से पूर्व जो उषा काल होता है उसका जो आकाश है वह कैसा दिख रहा है? बहुत ही गहरे नीले रंग जैसा, जैसे शंख होता है। राख से लीपा हुआ चौका, और जैसे राख से लिपे हुए फर्श वाला, जैसे गाँव में जो रसोई घर होते हैं वो लीपे जाते हैं गोबर से भी, काली मिट्टी से भी और राख से भी। तो कवि को जो सूर्योदय से पूर्व का जो समय उन्होंने देखा है आकाश, और आकाश में छाई हुई लालिमा, तो उन्हें वो आकाश कैसा दिखाई दे रहा? बहुत नीले शंख जैसा काला, या पल पल जो है आकाश का वो दृश्य बदलता रहता है, और तत्काल उन्हें वो राख से लिपा हुआ चौका जैसा दिखाई दिया है। मतलब कवि को आसमान का दृश्य देखते ही जो ग्रामीण परिवेश में या अपने ही घर में राख से लिपा हुआ फर्श भी याद आ गया है, तो उसी उपमान को उन्होंने प्रयुक्त कर दिया है कि राख से लिपा हुआ चौके जैसा आकाश का रंग दिखाई दे रहा है, और वह कैसा? अभी गीला पड़ा है। कोष्ठक में उन्होंने लिखा है राख से लिपा हुआ चौका वह भी अभी गीला पड़ा है, यानी सूख जाने के बाद उसके रंग में अंतर आ जाएगा, और जो गीला चौका है उसके रंग जैसा अभी आसमान का रंग दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर और अद्भुत उपमान का प्रयोग किया है। मतलब कवि ने उषा काल का जो स्वर्णिम और सुंदर दृश्य देखा, आकाश को देखा, तो अपने घर में या ग्रामीण परिवेश में जो भी दृश्य उन्होंने देखे वे स्मृति में आ गए। तो ऐसे ही उन्हें रसोई घर में राख से लीपा हुआ जो रसोई घर का आंगन है वह भी उनकी दृष्टि में कौंध गया, और उसे ही उन्होंने अपनी कविता में उपमान रूप में प्रस्तुत कर दिया। यहाँ ये जो उपमान दिया है राख से लीपा हुआ चौका, ये आपके लिए अविश्वसनीय या किसी भी रूप में कम न लगे, इसलिए उन्होंने कोष्ठक में लिख दिया है अभी गीला पड़ा है। राख जब गीली होती है तो उसका रंग थोड़ा गहरा होता है, और वही अगर सूख जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा हल्का नीलापन या दूधियापन आ जाता है। तो वो ये बता रहे हैं कि आसमान का जो रंग है, अभी जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह कैसा दिखाई दे रहा है? राख से लीपे हुए चौके जैसा। तो समझ में आ रहा होगा आपको उपमान बहुत ही सुंदर, अद्भुत और एकदम नवीन है, यथार्थ है। कवि महोदय की जो कल्पना शक्ति है वह कितनी तीव्र है और अन्य कवियों से एकदम हटकर है। पूरी कविता में जो भी उपमान उन्होंने दिए हैं वे बहुत ही नए और एकदम ताजे हैं। पल भर के लिए जैसे उनकी आंखों में या उनकी आंखों के सामने घरेलू वस्तुओं के दृश्य कौंध गए, और वे ही उन्होंने उपमान रूप में प्रयुक्त कर दिए, है ना। आगे चलें। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। कविता बहुत ही छोटी है, विषय वस्तु भी कम ही है, लेकिन इसमें जो उपमान, जो उनका शिल्प विधान है वह बहुत ही नया, बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। बहुत काली सिल, सिल जो होती है मसाले या चटनी वगैरह पीसने के काम आता है पत्थर, वह काली सिल, और जरा से लाल केसर से। लाल केसर आप जानते होंगे आराम से, कश्मीर में पैदा होता है ये लाल केसर। केसर के जो पुष्प होते हैं उसके एक एक रेशे, उनको हम पानी में भिगो देते हैं, तो जो लालिमा युक्त जो पानी होता है उसे हम या केसर या उसके घोल को दूध में, मिठाइयों में उपयोग में लेते हैं, उसकी मतलब बहुत ही उसकी सुंदरता और स्वाद को बढ़ाने के लिए, कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक। स्लेट भी एक पत्थर की बनी हुई स्लेटें होती है, आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं। हम जब पढ़ा करते थे तो स्लेट से ही लिखने की शुरुआत होती थी। आजकल तो बच्चा स्कूल में भर्ती होता है और उन्हें कॉपी और पेंसिल पकड़ा दी जाती है, तो उन स्लेट पर लाल खड़िया या चौक से जो लिखा जाता था
तो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो, किसी ने मल दी हो मतलब उस पर चौक को घिस दी हो या चौक से लिखा गया हो। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही नए उपमान है, एकदम ताजगी भरे उपमान है जो उन्होंने अपनी आँखों से जो भी घर में दृश्य देखे हैं या जो भी उन्होंने देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है और आकाश में उन्हें उसकी झलक दिखाई दी है। आसमान का जो भी रंग उन्होंने देखा है प्रातः काल का, उषा काल का, उसमें उन्हें जो दृश्य उनकी आंखों में कौन गए हैं वही उपमान उन्होंने काम में लिए हैं। बहुत काली सिल, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आकाश एक बड़ी सी काली सिल जैसा है जिसे जरा से लाल केसर से धो दिया गया है। लाल केसर घोली गई है और उस केसर के पानी से जैसे सिल धो दी जाती है या सिल पर उस पानी को बहा दिया जाता है, वैसे ही उन्हें अभी नीले आकाश में जो लालिमा युक्त दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें उन्हें यही महसूस हो रहा है जैसे काली सिल को लाल केसर के घोल से धो दिया गया है। बड़ा सा नीला आसमान काली सिल जैसा लग रहा है और उषा की जो लालिमा है, सूर्योदय का जो स्थान होता है गोलाकार जो होता है, उसके इर्द गिर्द सूर्य उदित होने से पहले लाल पीली आभा चारों ओर फैली हुई दिखाई देती है, तो उसमें उन्हें लाल केसर का आभास हो रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, उन्हें एकाएक वह आकाश काली स्लेट जैसा भी लग रहा है जिस पर किसी ने लाल खड़िया चौक घिस दी हो या लाल खड़िया से लिख दिया हो या लाल खड़िया मल दी हो। लाल खड़िया क्या है, उनके लिए जो उषा की लालिमा और लाल पीली जो आभा है वह उन्हें लाल खड़िया चौक मली हुई दिखाई दे रही है। जैसे किसी स्लेट पर लाल खड़िया घिस दी है या मल दी गई है वैसा उन्हें आकाश दिखाई दे रहा है। तो आपको जो इनकी वास्तविकता का अगर अनुभव करना है, उनके जो उपमान दिए गए हैं, उन्होंने जो दृश्य बिंब हमारे सामने प्रकट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, उभारे हैं, उनकी वास्तविकता को अगर अनुभव करना हो तो हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप कभी सूर्योदय से पहले उठकर छत पर जाइए और ऐसे सुंदर और मनोरम दृश्यों की झलक देखिए। पल पल में यानी पलक झपकते ही आसमान का दृश्य बदलता जाता है। आप सूर्यास्त का समय भी देख सकते हैं सायंकाल में कि सूर्यास्त के समय भी ऐसे ही दृश्य होते हैं। सूर्य अस्त होता है तो वहाँ किस से इतनी गहरी लालिमा फैल जाती है, कितनी सुनहरी आभा दिखाई देती है, और ऐसे ही सूर्योदय के समय भी ऐसी ही सुनहरी लाल पीली आभा दिखाई देती है। आजकल हम कितना घरों में कैद जीवन जी रहे हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त तो देखना दुर्लभ ही है। हम दिन भर में आकाश भी नहीं देख पाते हैं। तो अगर हमें सूर्योदय और सूर्यास्त देखना है तो हमें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, छतों पे आना पड़ेगा। अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें देखना आसान है, और अगर हम शहर में रहते हैं तो ऊंचे ऊंचे घरों के बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो अवश्य प्रकृति के सौंदर्य का आस्वादन करना चाहिए, और इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। ठीक है, आगे चलें। तो ये जो कविता के प्रारंभ में जो नीले शंख जैसा राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धो दी गई है और स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी है, ये उपमान बिल्कुल अपने घर से या घरेलू बिंब उन्होंने रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अंत में उन्होंने कहा है आकाश पल पल रंग बदल रहा है, पलक झपकते प्रति पल। ये 5-10 मिनट का दृश्य होता है। अगर आप कभी देखें तो 5-10 मिनट में उषा काल से सूर्योदय के समय तक आप पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे आसमान का जो कालिमा, आसमान की जो कालिमा या गहरा नीला रंग है वह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कवि को क्या लग रहा है, नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अंतिम उपमान जो ये है, कवि ये कह रहे हैं कि अब सूर्योदय का समय निकट आ रहा है और उससे तुरंत पहले आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगा है, और सूर्योदय के स्थान पर जो लालिमा के रंग में भी अंतर आ रहा है। कुछ बादल भी आसपास तिरते हुए हो सकते हैं और हवा भी चलती है, तो उसमें जो है लालिमा भरी किरणें वो झिलमिलाती हुई हिलती हुई लगती हैं, और उसमें कवि को किसी के गौर वर्ण देह के झिलमिलाने का दृश्य बिंब दिखाई दे गया है। और यही उन्होंने उपमान प्रस्तुत कर दिया है या प्रयुक्त कर दिया है कि नीले जल में जैसे किसी की गौर वर्ण की देह झिलमिला रही है, हिल रही है। सूर्य जो उदित होता है उसका जो स्थान है वहाँ अब सूर्य उभरने ही वाला है। उससे तत्काल पहले जो लालिमा युक्त किरणों में भी थोड़ी सी श्वेत आभा शामिल हो गई है, और उन्हें वह चमकता हुआ जो गोला है या उभरता हुआ जो गोला है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गौर वर्ण युवती की देह झिलमिला रही है। क्योंकि जो लाल पीली और सफ़ेद आभा युक्त किरणें जो अब नीचे गिर रही है वह रुकती है
और कभी दमकती है। तो ऐसी लग रही है जैसे नीले जल में किसी की घोर झिलमिल देह झिलमिला रही है या हिलती हुई सी आभास दे रही है। झिलमिल माने रह रह करके चमक पैदा करने वाला, रह रह करके जहाँ चमक पैदा होती है। एक सीध में, एक रेखा में रोशनी दिखाई नहीं देती है, बल्कि रोशनी कभी दिखाई देती है, कभी बुझ जाती है, तो वहाँ झिलमिल पैदा होती है। देह माने शरीर, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और कह के कवि ने काफ़ी रिक्त स्थान छोड़ दिया है। जैसे कवि भी विराम लेते हुए कह रहे हैं कि जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। पहले जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति से पहले की सारी पंक्तियों में उषा काल के सौंदर्य का, उषा काल की लालिमा का और गहरे काले आकाश का चित्रण हुआ है। लेकिन अब वह लालिमा अब समाप्त होती जा रही है, मतलब सूर्योदय होने ही वाला है, और सूर्योदय होते होते सारी लालिमा समाप्त हो जाती है और वे जो सुंदर दृश्य अभी तक हमें दिखाई दे रहे थे वे खत्म हो जाते हैं। और कवि भी जैसे विराम लेते हुए कह रहे हैं, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कि जिस उषा का जादू हम देख रहे थे, जो उषा का जो जादू सौंदर्य हमारे मन को खींच रहा था, हमारे मन को बांध रहा था, उस दृश्य से वह अब टूट रहा है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होते ही आसमान में श्वेत आभा, श्वेत प्रकाश फैल जाता है, और वो लाल पीली जो आभा थी वह भी समाप्त हो जाती है, और आकाश की कालिमा या नीलिमा वाला जो आकाश होता है वह भी मतलब गहरा नीला रंग और काला रंग वह भी समाप्त हो जाता है, और आकाश एकदम स्वच्छ नीला दिखाई देने लगता है। और सूर्य उदित होते ही सूर्य की जो आभा है वह एकदम सफ़ेद दिखाई देने लगती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अब सूर्योदय हो रहा है और इस उषा काल का जादू जो है अब टूट रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको कविता। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। शब्दार्थ भी आप देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, उषा कविता में है ए सूर्योदय का वर्णन, ब सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द चित्र या सवेरे की लालिमा का वर्णन। तो यहाँ पर है सवेरे की लालिमा का वर्णन। द दूसरा प्रश्न है, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है तमाशा, खेल, आकर्षण या द भोर का सौंदर्य। तो इसमें जादू का अर्थ है भोर का सौंदर्य। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो भोर का आकाश शंख के समान, बहुत ही नीले शंख के समान गहरा नीला था। कवि ने नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें आकाश का जो नीला, गहरा नीला रंग दिखाई दिया, उसी समय उनके हृदय में या उनकी आंखों के समक्ष अपने घर का या ग्रामीण परिवेश में राख से लीपे हुए चौके का दृश्य साकार हो गया है या कौंध गया है, और वह बिल्कुल मेल खाता हुआ रंग है, इसलिए उन्हें नभ को उन्होंने राख से लीपा हुआ चौका कहा है। और वह भी जो अभी गीला पड़ा है। गीला जो चौका होता है उसका रंग गहरा नीला या गहरा काला सा होता है, और सूख जाने के बाद उसमें थोड़ा दूधियापन आ जाता है। तो कवि ने इसलिए नभ को राख से लीपा हुआ चौका कहा है, क्योंकि आकाश एकदम गहरा काला लग रहा है और उसमें लालिमा फैली हुई है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने से ये तात्पर्य है कि उषा काल में जो लालिमा होती है और जो आसमान का बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वह हमारे मन को खींचता है, हमारे मन को मुग्ध करता है, हमारे मन को बहुत मोहता है और जादू जैसा हमारे हृदय में उत्पन्न करता है। तो यहाँ जादू टूटने से ये तात्पर्य है कि अब सूर्योदय हो रहा है और वह लालिमा समाप्त हो रही है, तो वह जो जादू था भोर का, उषा का, वह अब टूट रहा है। यानी सूर्योदय होते ही वह लालिमा समाप्त हो जाती है और सफ़ेद रोशनी, श्वेत रोशनी चारों ओर आकाश में फैल जाती है। लघुत्रात्मक प्रश्न, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? लाल केसर और लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि जो उषा काल की लालिमा या लाल पीली जो आभा है उसका दृश्य हमारे हृदय में अंकित कर देना चाहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं लाल केसर और लाल खड़िया चौक, जैसे आकाश में जो उषा काल की लालिमा है वह गहरे काले आकाश में लाल केसर से जैसे सिल को धो दिया गया है या लाल खड़िया चौक स्लेट पर मल दी गई है, ऐसा वे बताना चाह रहे हैं। इन दोनों उपमानों से कवि जो है उषा काल का जो जादू है वह हमें दिखा देना चाहते हैं या हमारे हृदय में उस दृश्य को बिठा देना चाहते हैं, अंकित कर देना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उषा कविता में कवि का क्या संदेश है?
तो इस कविता में कवि ने परंपरा से हटकर और नवीन उपमानों का प्रयोग करते हुए हम पाठकों को प्रकृति के नज़दीक ले जाना चाहा है। मतलब कवि हमको प्रकृति के नज़दीक ले जाना चाहते हैं, हमें हमारे आसपास के वातावरण से यथार्थ से जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम स्वयं भी प्रातःकालीन जो उषा है उसको साक्षात देख सकें और उस आनंद की अनुभूति कर सकें। ठीक है। और इसके साथ ही वह हमें प्रातःकाल जल्दी ही जागकर कर्म में रत होने का संदेश भी दे रहे हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना तन मन धन तीनों ही दृष्टि से, अर्थात स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और समृद्धि, इन तीनों ही दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जिस प्रकार प्रकृति या सूर्योदय होकर के सारी दुनिया, सारा परिवेश हमें जीवंत और गतिशील दिखाई देता है, वैसे ही हमें सूर्योदय के साथ उठ करके हमें अपने कर्म में लग जाना चाहिए और हमारे जीवन को भी गतिशील और जीवंत बना देना चाहिए। तो इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति से जोड़ना चाह रहे हैं और जल्दी उठ करके, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने कर्म में रत रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। यही इस कविता का संदेश है। ठीक है। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? शिल्पगत विशेषता मतलब शैली, भाषा शैली। जो उसकी विषय वस्तु है कि उषा की लालिमा और आकाश का जो दृश्य है वह उसकी विषय वस्तु है कि वे उषा की लालिमा हमें दिखाना चाहते हैं, सुंदर दृश्य हमें दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसे किस भाषा शैली में हमें व्यक्त किया है वह है शिल्पगत विशेषता। तो उनकी जो शैली है, भाषा और शैली बहुत ही सरल सुबोध होने के साथ साथ ही नवीन बिंबों की योजना उन्होंने इस कविता में की है। नवीन उपमानों का प्रयोग किया है जो एकदम ताजगी से भरे हुए हैं, और ये उपमान जो हैं बहुत ही नए हैं, और इसी वजह से जो कवि महोदय हैं वे प्रयोगधर्मी कवि या प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिल्प की दृष्टि से नए नए उपमानों का प्रयोग किया है, नए नए प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किए हैं। उन्होंने आकाश को गहरे नीले शंख जैसा, राख से लीपा हुआ चौका जो गीला पड़ा है, और काली सिल जिसे लाल केसर के पानी से धो दी गई है, या काली स्लेट जिस पर लाल खड़िया चौक मल दी है, या नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जो हिल रही है। इतने नए और सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है। तो यही उनकी शिल्पगत विशेषता है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर और एकदम ताजे ताजे उपमान प्रयुक्त किए हैं, जो सबसे पहले शायद उन्होंने ही प्रयुक्त किए होंगे। बाकी बरसों से जो चले आ रहे हैं उपमा, और वही उपमा और उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। तो पूरी कविता में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। ठीक है। तो पूरी कविता में कवि ने प्रातःकाल के दृश्य को बहुत ही सुंदर शब्द चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है, और ये जो दृश्य है वो वास्तविकता के निकट है, और जो उपमाएं दी गई वे बिल्कुल ही नई हैं। इसमें इनकी जो पूरी कविता है उसकी शैली जो है चित्रात्मक है, और हमारे समक्ष दृश्य साकार हो रहे हैं, और उपमा और उत्प्रेक्षा का मिला जुला सौंदर्य है। ठीक है। और इसमें मतलब कवि महोदय शब्द चित्र अंकित करने में कितने कुशल हैं ये भी सिद्ध हो रहा है। भाषा उनकी सरल है, बिंब विधान जो है बहुत ही हमारे मन को मोहने वाले हैं, और सभी उपमान बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनूठे हैं। और अंतिम जो उपमान दिया गया है, नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, यहाँ मानविकरण अलंकार का सौंदर्य भी दृष्टव्य है कि उन्हें उस दृश्य में किसी गौर युवती की झिलमिलाती हुई देह उन्हें नजर आई है, और उन्होंने उसका प्रयोग किया है। तो इस प्रकार यहाँ मानविकरण अलंकार भी दृष्टव्य हो रहा है। ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको कविता। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी अवश्य टच करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।